नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया, जानदार शानदार झक्कास। कैसे? सब बढ़िया ना? तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास कंप्लीट, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कलचुरी डायनेस्टी को। और कलचुरी डायनेस्टी में भी छत्तीसगढ़ में देखोगे तो सबसे पहले रतनपुर शाखा को देखेंगे, जो रायपुर, सॉरी ये रतनपुर है ना, ठीक, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये है रतनपुर शाखा। रतनपुर शाखा इसको देखना है ना, रतनपुर के कलचुरियों को पहले देखना है, उसके बाद रायपुर का देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रतनपुर के कलचुरी के अंतर्गत देखोगे तो देखो ये है, मैं कलचुरियों का इतिहास बता ही चुका हूं, है ना। कलचुरी का इतिहास हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कलचुरी के इतिहास में अभिलेखों के अकॉर्डिंग देखोगे तो कृष्णराज को क्या कहा गया? आदि पुरुष, है ना, आदि पुरुष कहा गया, याद रहेगा, ठीक। कृष्णराज के बाद कौन होंगे शासक? शंकरगढ़। शंकरगढ़ के बाद बुद्धराज। और इसी बुद्धराज के समय में किनका आक्रमण होगा? तो आक्रमण होता है चालुक्यों का, है ना। चालुक्य डायनेस्टी के लोग इस बुद्धराज के समय में आक्रमण करेंगे और बुद्धराज को पराजित कर देंगे। उसके बाद 150-200 साल तक इनका कोई अभिलेख, साक्ष्य या प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता, जिसके वजह से देखोगे तो इसके बाद 150-200 साल को हम लोग अज्ञात काल के रूप में देखते हैं, जानते हैं, है ना। इसके बाद देखोगे तो बहुत दिन बाद देखोगे तो 7वीं सदी में, कौन सी सदी में? 7वीं सदी में एक शासक वामराज देव, इनका प्रादुर्भाव होगा। और इन्हीं का छोटा भाई होता है लक्ष्मण राज। लक्ष्मण राज को कहां शिफ्ट कर देगा? सरयू के पार वाला क्षेत्र, सरयू के पार वाला, जिसमें गंडक, कालिंजर ये सब रहेगा, सरयू के पार वाले क्षेत्र में लक्ष्मण राज को सेटल करेगा। वामराज देव कहां आ जाएगा? वामराज देव त्रिपुरी आ जाएगा, बताया था ना, एक बार क्विक रिवीजन करा रहा हूं, त्रिपुरी आ जाएगा। अब त्रिपुरी में वामराज देव आ गया। वामराज देव के बाद देखोगे तो ये कोकल प्रथम, कोकल प्रथम इसका बेटा, कोकल प्रथम इसका बेटा। कोकल प्रथम के बाद कोकल प्रथम के 18 बेटा होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा शंकरगढ़ मुग्धतुंग। शंकरगढ़ मुग्धतुंग, देखो शंकरगढ़ मुग्धतुंग यहाँ पर है त्रिपुरी में, और त्रिपुरी से ये कहाँ आएंगे? तो ये सोमवंशियों को हराने के लिए आते रहता है, सोमवंशियों को हराने के लिए आते रहेगा। उसी बीच देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए कोरबा में पाली पर शासन करते रहेगा बाण डायनेस्टी के लोग। विक्रमादित्य पाली को सबसे पहले, अब रास्ते में पड़ गया तो इसको हराना पड़ेगा ना, तो इसको हराएगा विक्रमादित्य को। और यहाँ पर अपने 17 भाइयों को, और 17 भाई है ना, 17 भाइयों को, कई ठो, सबको नहीं, अलग अलग छोटे छोटे जगहों का मंडलाधिपति बना करके अपना वापस चला जाता है, ठीक है। यहीं पर अभी गया है, इधर नहीं पहुंच पाया है, मंडलाधिपति बना करके वापस चला गया। उसके बाद देखोगे तो ये सोमवंशी लोग इसको हराने आ रहे थे, सोमवंशी लोग इसको पहले हराएंगे। यहाँ पर को सोमवंशी लोग जीत जाएंगे, सोमवंशी लोग जीतेंगे। कौन लोग? सोमवंशी लोग सर। कौन लोग जीते सर? सोमवंशी लोग जीत गए सर। उसके बाद देखोगे तो ये शंकरगढ़ मुग्धतुंग वाला देखोगे तो एक शाखा तो कम हो गया, जो यहाँ को जीते थे कम हो गया, ये लोग नाराज हो जाएंगे। त्रिपुरी के कलचुरी नाराज हो जाएंगे। उसके बाद शंकरगढ़ मुग्धतुंग का नाती जानते हो ना, ठीक है, पुत्र का भी पुत्र, तो ये नाती लक्ष्मण राज द्वितीय, और लक्ष्मण राज द्वितीय का नाती फिर से, तो ठीक है, कोकल द्वितीय के पुत्र, दो ठो याद रख लेना, गंगदेव और कलिंगराज को, ठीक, कलिंगराज को ये भेजेगा। कलिंगराज को फिर से आएगा यहाँ पर, और ये पाली क्षेत्र को जीतकर पाली से दूर तुमाड़, ये कोरबा में ही तुमाड़ में राजधानी बनाकर शासन शुरू करेगा। कब? 1000 ईस्वी में। किसको हराएगा? ये कलिंगराज सोमवंशियों को हराता है ना कलिंगराज, ठीक है। मुग्धतुंग बाणवंशियों को, ये सोमवंशियों का महाशिवगुप्त प्रथम, ठीक है, ये सोमवंशियों को हरा देगा। कौन? ये कलिंगराज। और कलिंगराज यहाँ से स्थायी शासन शुरू करेगा, ठीक है। तो कहां से शासन हो रहा है? तुमाड़, यही रतनपुर शाखा है कलचुरियों का, ओके, कलचुरियों का रतनपुर शाखा यहीं से। इसी को आज हम लोग को देखना है, ये हिस्ट्री था, इसको मैं क्विक रिवाइज करा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण कोसल या रतनपुर के
कलचुरी। कोई दिक्कत? बताइए, समझ आ रहा है ना? एक एक चीज समझते चलना है, कलचुरी को समझते चलना है। ओके, अब देखो यहां पर देख लेते हैं। तो दक्षिण कोसल वाला इलाका कौन सा है? ये वाला इलाका है ना? ये वाला क्षेत्र है जहां पर ये तुम्माड़ कोरबा में है और यहीं से कलिंग राज शासन शुरू करेगा। तो इस दक्षिण कोसल में कितने शासक हुए, इसको भी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हालांकि मैं इससे जस्ट पहले वाले क्लास में बता चुका हूं, याद करा चुका हूं, तो ये आपको याद रखना है। ट्रिक कैसा रहेगा? ट्रिक तो नहीं है, लेकिन ऐसा याद कर लेना, के दो ठो के से याद रख लेना। के से कलिंग राज, मैं थोड़ा सा पतला कर लूं, ठीक है? के से कलिंग राज लिखूंगा क्या? कलिंग राज, ठीक। फिर कैसे? कमल राज, ओके, कमल राज। फिर आर से रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। फिर पी से देखोगे तो पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। जे से देखोगे तो जाजल देव, जाजल देव प्रथम। इसको याद रखना, आरपीजे, आरपीजे। फिर आरपीजे आ रहा है तो ये डबल होगा, रिपीट, तो इसी को बोलेंगे रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय और जाजल देव द्वितीय। इसको याद रख लेना, ये डबल आएगा। इसके बाद देखो जे पहले चला गया, जे पहले चला गया तो जे आर पी, जे से जगत देव, जगत देव याद रख लेना भाई, जगत देव, ठीक है। फिर आर से रत्नदेव, रत्नदेव तीसरा बार आ रहा है रत्नदेव। देखो एक बार यहां पर आ गए ना रत्नदेव तृतीय। और पी से प्रतापमल्ल, प्रतापमल्ल, प्रतापमल्ल याद रख लेना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रतापमल्ल। जे आर पी, जे आर पी, इसको याद रख लेना। अब ये प्रतापमल्ल के बाद आ जाता है अज्ञात काल। अज्ञात काल यहां पर रहेगा 200 से 250 वर्ष तक, कुछ पता नहीं चलता। या अज्ञात काल कहो या इसी को अंधकार काल कहो, अंधकार युग कहो, ओके, ठीक है, डार्क एज, डार्क ईरा, अंधकार युग, ओके, कोई दिक्कत? अंधकार युग कहो या डार्क ईरा बोलो, ठीक, जैसा भी बोलो सर, ओके, कोई दिक्कत? अब इसी समय में देखोगे तो इस डार्क युग, अंधकार युग में भी बहुत सारे शासक हुए, ये पता चलता है। तो इसको कैसे याद रखोगे? जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन दादूराम पुरुषोत्तम, इतना याद रखना। जय 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 सिंह देव, धर्म सिंह देव, ठीक है, जगन्नाथ सिंह देव, वीर सिंह देव, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादूराम पुरुषोत्तम, याद रहेगा? मैं बोला हूं उसको याद करो बस। जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन, जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन दादूराम पुरुषोत्तम, ठीक है। तो जैसे जय सिंह देव, धर्म से धर्म सिंह देव, जग से जगन्नाथ, इसी के समय जगन्नाथ के समय देखोगे तो छत्तीसगढ़ में दो शाखा बनेंगे। इसके दो पुत्र रहते हैं, एक वीर सिंह देव, एक केशव सिंह देव, ठीक है, केशव देव। तो वीर सिंह देव और केशव देव, वीर सिंह देव रतनपुर में, रतनपुर में, रतनपुर याद रख लेना। और ये देखोगे तो रायपुर, ओके, रायपुर, ओके, याद रख लेना। तो ये दो ठो शाखा में इसी के समान, इसके पुत्र दो ठो वीर सिंह देव और केशव देव, दोनों के समय में ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादूराम पुरुषोत्तम, कोई दिक्कत? इतना याद रख लेना। इसके बाद आएगा फिर से ये तो बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, इसी में अदली साय, त्रिभुवन साय और ये सब आता है। उसके बाद तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, राम रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, इतना याद रख लेना। बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह, फिर रघुनाथ सिंह, फिर मोहन सिंह, इस तरीके से ये कलचुरी काल के शासकों का क्रम रहेगा, याद रहेगा। के आरपीजे, आरपीजे, जे आरपी, फिर अंधकार युग BKL TRS RM, RM रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, हो गया,
कोई दिक्कत? सर आपको याद करना पड़ेगा सर, ऐसा है ये चीज की रटना पड़ेगा सर, आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक बनाओ कैसे भी करो, लेकिन आपको तो याद करना पड़ेगा, है ना? और 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक। आजकल क्वेश्चन किसको पूछ रहे हैं? ये अंधकार एज के इसको पूछता है, इसका सीक्वेंस पूछता है, ठीक है? याद रखना, इसको बीच में डाल देंगे, इसलिए इसको मैं जय सिंह देव, जय धर्म जगवीर, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ वीर सिंह देव, जय धर्म जगवीर, कमल शंकर मोहन, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू राम, डीपी याद कर लो, डीपी लगाते हो ना आप लोग अपने क्या बोलते हैं व्हाट्सएप अकाउंट में जो भी, ठीक है, उसे दादू राम पुरुषोत्तम, बस ठीक। जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन, डीपी लगा लो, कोई दिक्कत? आप शुरू करते हैं कलचुरी डायनेस्टी के शासकों को देखेंगे, एक एक को। ओके, एक एक को याद करना है, बहुत लोग हैं, लंबा क्लास चलेगा भैया, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए, नाश्ता वास्ता कर लीजिए, ठीक है? चलो, कलिंग राज पहला शासक। अब देखो कलिंग राज क्या किया है यहाँ पर, पाली से थोड़ी दूर तुम्माड़ में राजधानी बनाकर यहाँ पर स्थायी रूप से शासन करेगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर थे कौन लोग? सोमवंशी लोग, सोमवंशी और लोग को हरा दिया ना भाई, तो अब शासन करेगा कलिंग राज। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों के संस्थापक के रूप में हम लोग देखेंगे कलिंग राज को। राजधानी तुम्माड़ से। पाली को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पाली में एक बार तो हार चुके थे ना, पाली से जीतकर थोड़ी दूर तुम्माड़ से शुरू किए, तो तुम्माड़ को याद रख लेना, तुम्माड़ राजधानी, कलिंग राज की राजधानी तुम्माड़, याद रख लेना। अब ये क्या करेगा, तुम्माड़ में आपका देखोगे, ठीक है, तो तुम्माड़ में तो राजधानी शुरू कर दिया, एक महिषासुर मर्दिनी बनाएगा, है ना, मंदिर है, मंदिर महिषासुर मर्दिनी मंदिर, उसका निर्माण करवाएगा। वहीं पर कोरबा में है चैतुरगढ़, ठीक है, ये आपको जानना है। और इन सब का उल्लेख किसमें है? तो अलबरूनी, उस समय के देखोगे तो ये लेखक बोल सकते हो, अलबरूनी, ठीक है, और उसी के तहकीके हिंद में इसका उल्लेख है, याद रहेगा। और किससे जानकारी मिला है कि ये यहाँ पर शासन किए हैं? अमोदा कॉपर प्लेट मिला है, अमोदा ताम्रपत्र, ये किसका है? पृथ्वीदेव प्रथम का है, पृथ्वीदेव प्रथम का अमोदा ताम्रपत्र और तहकीके हिंद, ये दोनों जानकारी के सोर्स हैं कि कलिंग राज ने इस समय ये काम किया, यहाँ से शासन किया, इसका जानकारी सोर्स। दो चीज याद रखना, अमोदा कॉपर प्लेट और तहकीके हिंद, किसने लिखा? अलबरूनी लिखा। इसी दोनों से पता चलता है कि कलिंग राज ने यहाँ पर शासन किया। इसके अलावा और एक चीज देखोगे तो रतनपुर शिलालेख, रतनपुर इंस्क्रिप्शन जाजल देव प्रथम का है, इससे भी पता चलता है कि कलिंग राज ने यहाँ से शासन किया है। ओके, तो ये जानकारी के सोर्स में याद रख लेना, अमोदा ताम्रपत्र को मत भूलना, ठीक है, तहकीके हिंद को मत भूलना, और ये रतनपुर शिलालेख, ये तीन चीज। और एक मंदिर महिषासुर मर्दिनी मंदिर चैतुरगढ़ में याद रख लेना, कहां पर और मंदिर है महिषासुर मर्दिनी, लेकिन अलग अलग जगह का नाम है, याद रख लेना। चैतुरगढ़ में बनवाएगा कलिंग राज, 1000 से 1020 तक शासन करेगा, 20 वर्ष। कैसे याद करोगे शासनों को? 20, 25, 20, 30, इस तरीके, ठीक है, 20, 25, 20, 30 ऐसा करके याद करते चलना। अभी 3 को याद रखो, 20, 25, तो 20 साल ये करेगा तो 1000 से 1020 हुआ ना, फिर 25 साल तक तो 1000, कहां से 20 से 25 मतलब 45 तक कौन करेगा? कमल राज। के आरपीजे में इसके बाद आएंगे। राजधानी तुम्माड़ ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये क्या करता है, अब देखो यहां पर समझना है, कोकल है ना द्वितीय, कोकल द्वितीय के 2 पुत्र, एक गंगदेव और एक कलिंगराज। कलिंगराज आया और यहां पर क्या किया? जीत करके शासन शुरू। इसके बाद देखोगे तो ये गंगदेव कहां पर शासन कर रहा है? ये त्रिपुरी में, ये कहां? छत्तीसगढ़ आ गया, और ये त्रिपुरी आ गया, त्रिपुरी में। तो त्रिपुरी में ये भाई शासन कर रहे हैं, एक भाई शासन कर रहा है
छत्तीसगढ़ में। तो ये त्रिपुरी वाला तो इसका फेमस है ना, ये मेन शाखा है। तो त्रिपुरी वाला क्या बोलता है कि मैं साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ आऊंगा, ये उड़ीसा तरफ आऊंगा, उड़ीसा तरफ। ओके, तो उड़ीसा आऊंगा तो क्या बोलेगा, भाई मैं वहां जा रहा हूं, आप मेरे को सहयोग करोगे, यहाँ से आप भी चलोगे, उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर इस समय जब आ रहा है तो इस समय कौन शासन कर रहा है, कमलराज। कमलराज के समय में तो कमलराज ये त्रिपुरी के शासक, क्योंकि त्रिपुरी के अधीन है ना ये वाला शाखा, तो त्रिपुरी के शासक मतलब उसके चाचा बोल लो, ठीक है, उसके चाचा जी को सैन्य सहयोग करेगा यहाँ पर हराने के लिए। ओके, सैन्य सहयोग करेगा। तो गंगेयदेव जो त्रिपुरी के शासक रहते हैं उनको सेना का सहायता करेगा। और यहाँ से एक व्यक्ति, कहाँ से, ये उड़ीसा से एक व्यक्ति का नाम याद रख लो, साहिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस महापुरुष मतलब वीर पुरुष है। तो ये साहिल को अपने साथ ये कौन ले आएगा, तो कमलराज ले आता है। दो चीज याद रख लेना, एक गंगेयदेव को सैन्य सहायता करेगा और वहीं से एक वीर पुरुष साहिल को प्राप्त कर लेता है। राजधानी रहेगा तो माढ़ी 25 वर्ष शासन करेगा। तो 20 से कितना हो जाएगा, 25 जोड़ दो ना भाई, 45। कोई दिक्कत हो रहा है बताओ। कलिंगराज, कमलराज, कलिंगराज 1000 से 1020 तक। तो माड़ याद रख लेना, संस्थापक याद रख लेना, अमोदा ताम्रपत्र, फिर अलबरूनी का तहकीक हिंद, रतनपुर शिलालेख, महिषासुर मर्दिनी चैतुरगढ़ में। कहा कमलराज आएगा 25 वर्ष, 20 से 45। क्या क्या जानना है, गंगदेव को सैन्य सहायता, और एक चीज जान लेना, साहिल नामक वीर पुरुष को। ओके, इसके बाद कौन आ जाएगा, आरपीजे में आ जाओ। आरपीजे, आर से रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, फिर कितना 20 साल, ठीक है। तो ये 45 में 20 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 20 25 20 बता तो ना, 20 25 20, तो ये वाला 20 जोड़ो 45 में तो कितना हो गया, 1045 से 1065 ईस्वी। कोई दिक्कत बताइए। अब ये क्या करेगा, देखो समझना है यहीं पर, ये कुछ समय तक 45 से 50 तक तो क्या करेगा, तुमाड़ में शुरू करेगा, तुमाड़ में शासन करेगा। कुछ समय तक शासन किया, तुमाड़ से राजधानी कहाँ है, तुमाड़। फिर एक ठो शहर बसाएगा 1050 में। कौन सा शहर बसाएगा, ये बिलासपुर में। यहाँ पर क्या है, तुमाड़, ये बिलासपुर में है रतनपुर, रतनपुर, रतनपुर में रतनपुर शहर बसाएगा कब, 1050 ईस्वी में। और रतनपुर शहर को ही बाद में राजधानी बना लेगा, ठीक है। तुमाड़ के स्थान पर राजधानी कौन बन गया अब, तो रतनपुर। क्वेश्चन आता है कि तुमाड़ से कौन कौन शासन किए हैं, तो एक तो कमलराज, सॉरी कलिंगराज, दूसरा कमलराज, और तीसरा कुछ समय तक के लिए रत्नदेव भी तो किया है। तो कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव, ये तीन तुमाड़ से। ओके, याद कर लेना। फिर यही रत्नदेव का उल्लेख कहां से भी मिलेगा, रतनपुर से भी मिलेगा, याद रख लेना रतनपुर। तो इसको जान लेना है, ठीक है। अब क्या शहर बस गया, रतनपुर, वही महामाया मंदिर है उसको बनाएगा, ठीक है। तो ये रतनपुर को जान लेना, रतनपुर कहां पर, बिलासपुर। ओके, इसके जानकारी का सोर्स क्या है, तो वही रतनपुर शिलालेख। किसका है जी, रतनपुर शिलालेख एक्चुअल में देखोगे तो जाजल देव प्रथम का है, जाजल देव प्रथम का है, ठीक है। और इसी रतनपुर शिलालेख में कमलराज के पुत्र, कमलराज का उल्लेख है, कलिंगराज का उल्लेख है, और कमलराज के पुत्र के रूप में रत्नदेव का नाम रत्नराज के रूप में मिलता है। ओके, तो इसको जान लेना। अब ये रत्नदेव का विवाह होगा किससे, नोनल्ला से। पूछता है ना, रत्नदेव का विवाह किस रानी से हुआ था, तो नोनल्ला देवी, नोनल्ला देवी, ठीक है। एक कोमोमंडल की जो अधिपति है वजू वर्मा, वज्जू कर्मा या वजू वर्मा लिखा रहता है, उन्हीं की पुत्री है नोनल्ला। उससे इनका विवाह होगा। किसका विवाह, रत्नदेव तृतीय का, सॉरी रत्नदेव प्रथम का। ओके, रत्नदेव प्रथम। अब ये मेन क्या क्या काम किया है इसको याद कर लो भैया। एक तो महामाया मंदिर, फेमस मंदिर 11वीं सदी में। देखो 1050 मतलब इसी को बोलेंगे 11वीं सदी। ओके, याद रख लेना। एक
महिषासुर मर्दिनी मंदिर ये भी बनाएगा, ठीक है। लेकिन लाफागढ़ में एक महिषासुर मर्दिनी मंदिर कौन? कलिंगराज। कहां? चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ में, ये लाफागढ़ में। याद करो, कैसे कैसे छांटोगे इसको आपको जानना है। लाफागढ़ में रत्नदेव प्रथम, चैतुरगढ़ में कलिंगराज महिषासुर मर्दिनी। रत्नेश्वर शिव मंदिर, रत्नेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़ में, तुम्माड़ में रत्नेश्वर शिव मंदिर। बंकेश्वर शिव मंदिर तुम्माड़ में, तुम्माड़। रत्नेश्वर, बंकेश्वर, महिषासुर मर्दिनी महामाया, एम से, रत्नेश्वर बंकेश्वर से बहुत सारे तालाब बनाए, बड़े बड़े तालाब बनाए, इसलिए इसको तालाबों की नगरी कहा जाता है। और इसी कारण इस समय देखोगे तो रतनपुर में खजाना, मतलब रतनपुर को बहुत सजा दिया गया था, ठीक है। तो सब धन समृद्धि सब के कारण देखोगे तो इनको कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती थी। याद रख लेना, रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा रत्नदेव प्रथम के समय में याद कर लेना। 4 ठो मंदिर, रत्नेश्वर शिव मंदिर, बंकेश्वर शिव मंदिर, महामाया मंदिर और महिषासुर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ये 4 मंदिर को जान लेना। कोई दिक्कत है जी? बताइए, कोई दिक्कत हो रहा है? 4 ठो मंदिर बना लो। रतनपुर का शिलालेख, उसी से जानकारी जान लो। एक ठो विवाह जान लेना, किससे? नौनल्ला देवी से। समय जान लो, कितना से कितना? 45 से 65। याद रख लेना, रतनपुर को बसाएगा, राजधानी बनाएगा। हो तो गया। इसके बाद 1055 में, 1055 में ये क्या करेगा? सोमवंशी शासक उद्योत केसरी को पराजित करेगा। अब देखो यहाँ पर सोमवंशी चल रहे हैं, मैं बताया था कलिंग के सोमवंश। कलिंग के सोमवंश में उद्योत केसरी का नाम आता है, उद्योत केसरी। बताया था ना? बताया था कि नहीं? कैसे बताया था? जय भीम करके बताया था। जय भीम क्या? किसको? धनी चंडी बताया था ना। फिर उद्योत केसरी, तो उसी उद्योत केसरी को यही रत्नदेव प्रथम पराजित करेगा। याद कर लेना, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद रतनपुर के प्राचीन नाम को जान लो, क्योंकि एकदम इजी वाला क्वेश्चन में इसको भी पूछ सकता है कि सतयुग में रतनपुर को क्या कहा जाता था? तो मणिपुर, त्रेता युग में मानिकपुर, द्वापर युग में हीरापुर और आज के समय में कलयुग में रतनपुर। तो याद रख लेना, मणिपुर, मानिकपुर, फिर हीरापुर, फिर रतनपुर। तो मणिपुर सतयुग, त्रेता युग मानिकपुर, द्वापर युग हीरापुर। ओके, कोई दिक्कत? बता दीजिए, दिक्कत होगा तो बता दीजिए। इसके बाद आ जाएगा आरपीजे। तो पी से पी प्रथम, पी प्रथम से पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम से फिर देखोगे मैं बताया था 20, 25, 20, ओके, फिर 30 करो, 30, ठीक है, 30 करो। सॉरी, ये क्या ऐसे यार, इसे चेंज नहीं हुआ ना। 45 से 65, ये 65 से 90 है यार जी, ठीक। तो 20, 25, 20, 25, ओके, याद रहेगा। 20, 25, 20, 25, डबल करो इसको, ए दे, फिर आएगा 30, 30, 30, याद कर लेना। तो ये हो गया 65 से 90, क्योंकि देखो यहां भी 45 से 65 है, ये दे, ये दे, ये दे, ये चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। तो ये क्या रह जाएगा, आपको जान लेना है 65 से 90 तक। ओके, कोई दिक्कत? याद रहेगा 65 से 90। ओके, उसमें देखोगे रत्नदेव प्रथम की रानी का नाम क्या? नोनल्ला। पृथ्वीदेव प्रथम की रानी का नाम राजल्ला। पूछता है ना, क्वेश्चन पूछा गया, इस कारण इसको मैं रखा हूं। राजल्ला देवी, राजल्ला देवी, राजल्ला देवी, ये कहां शासन करेंगे? रतनपुर से। रतनपुर भैया, तुम्हाड़ नहीं, रतनपुर, याद कर लेना। इसके बाद जानकारी के सोर्स देखोगे तो यही अमोदा ताम्रपत्र कलिंगराज में देखे थे ना, ये पृथ्वीदेव प्रथम का है। और इसी ताम्रपत्र में इस पृथ्वीदेव प्रथम को 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया है, याद रख लेना। इसके अलावा रायपुर अभिलेख भी मिलता है, लाफागढ़ अभिलेख भी मिलता है, जिसमें
पृथ्वीदेव प्रथम के शासनकाल का उल्लेख पता चलेगा। उपाधि ये क्या धारण करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सकल कौशलाधिपति। बताइए सकल कौशलाधिपति की उपाधि और किस शासक ने धारण की थी, पिछले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। बताइए सकल कौशलाधिपति, कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम लोग पढ़े हैं क्या, महाशिव तिवारदेव, महाशिव तिवारदेव पांडु वंश के महाशिव तिवारदेव, इन्होंने भी सकल कौशलाधिपति, इनके बेटे है ना, नन्न द्वितीय, नन्न द्वितीय प्रचंड कौशलाधिपति, ओके, सकल कौशलाधिपति महाशिव तिवारदेव। ये पृथ्वीदेव प्रथम भी सकल कौशलाधिपति कहलाएंगे, प्रचंड कौशलाधिपति कहलाएंगे, महामंडलेश्वर कहलाएंगे, समाधिगता शेष कहलाएंगे, पंच महाशब्द कहलाएंगे। समाधिगता शेष, पंच महाशब्द याद हो रहा है ना कि मिक्स हो रहा है, 2-4 बार पढ़ोगे तब तो याद होगा, याद करते चलो। देखो राजल्ला, राजल्ला 25 वर्ष, 20-25 20-25, ओके, 4 को तो ऐसे जान लिए, 20-25 20-25, ओके, बस राजल्ला। आमोदा ताम्रपत्र 21,000 गांवों का स्वामी कहा गया ना, याद कर लेना। सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति, महामंडलेश्वर, पंच महाशब्द और समाधिगता शेष उपाधि, उपाधि। इसके बाद देखोगे इन उपाधि से पता चल जाता है कि इनका साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा रहा है, दक्षिण को ये जीत गया था। इसके बाद इसके निर्माण कार्यों को देखना है। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य में विशाल तालाब, अनेक तालाब रतनपुर के रत्नदेव प्रथम भी बनवाए थे, लेकिन विशाल तालाब पूछा जाए तो आपको पृथ्वीदेव प्रथम लेना है। पृथ्वीदेव प्रथम, विशाल तालाब, अनेक तालाब, बहुत सारे तालाब रत्नदेव प्रथम, लेकिन विशाल तालाब रतनपुर में पृथ्वीदेव प्रथम। अपने नाम पर पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर, वो रत्नेश्वर मंदिर बनवाया था, ये पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर अपने नाम पर बनवाएगा। कहाँ, तुमाड़ में ही, है ना। वो रत्नेश्वर मंदिर तुमाड़ में बनवाया था ना, रत्नेश्वर शिव मंदिर, ये पृथ्वीदेवेश्वर शिव मंदिर बनवाएगा। वंकेश्वर मंदिर तुमाड़ में वो बनवाया था कौन, रत्नदेव प्रथम, उसके चंतुष्किका मतलब उसके जो प्रांगण है उस पर ये चंतुष्किका का निर्माण करवाएगा, उसी को थोड़ा और सजाएगा, ये बोल सकते हो, ठीक है, याद कर लेना। पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा चित्तौड़गढ़ में, लाफागढ़ में एक किला बनाया जाएगा और किले के 3 दरवाजे होंगे। एक को बोला जाएगा मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और तीसरा हुंकारा दरवाजा। एक किला, लाफागढ़ का किला, पृथ्वीदेव प्रथम लाफागढ़ का किला, पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर और वंकेश्वर मंदिर में चंतुष्किका का निर्माण। क्या किला, मेनका दरवाजा, सिंह दरवाजा और हुंकारा दरवाजा, 3 दरवाजा इसके, ओके। कोई दिक्कत बता दो जी, दिक्कत होगा तो बता दो, इतना में याद नहीं हो रहा होगा तो आप क्या बोल सकते हैं। और बस इसको कुछ नहीं करना है, याद ही करना है, ठीक है। ये कहानी है, याद करते चलो, कुछ नहीं है इसमें। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद देखोगे जाजल, देखो 90 से हुआ ना, ठीक हुआ ना, वो गलत छप गया था। 90 से 20, तो मैं क्या क्या बताया, 20-25, 20-25, 4 हो गया, फिर 30-30-30 और 30 का आधा 15-15-15, ऐसे याद करते चलना है। आरपीजे, आरपीजे, ओके। तो अभी आए जाजल देव, बहुत फेमस, सर्वाधिक शक्तिशाली, इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत फेमस। 30 वर्षों तक शासन किया, 30 वर्षों तक शासन किया। राजधानी रहेगा रतनपुर ही। जानकारी के स्रोत कहां से देखोगे तो रतनपुर शिलालेख बताया था, जाजल देव प्रथम का है। पृथ्वीदेव प्रथम का क्या, आमोदा ताम्रपत्र, है ना। जाजल देव प्रथम का रतनपुर शिलालेख, ये उपाधि धारण करेंगे गज शार्दुल। गज शार्दुल, गज मतलब हाथी, 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 ओके, गज शार्दुल, ओके, याद कर लेना। इसी के समकालीन शासक देखोगे तो त्रिपुरी में, अब देखो देखो ये एमपी है ना, ये एमपी है, ओके।
ओहो, ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये एमपी। तो एमपी में त्रिपुरी, त्रिपुरी वाला जगह में एक शाखा है कलचुरियों का, एक शाखा यहाँ पर रतनपुर में है। तो त्रिपुरी में भी लगातार ऐसे शासकों का क्रम चल रहा होगा और इधर रतनपुर में भी शासकों का क्रम चल रहा है। तो रतनपुर और त्रिपुरी दोनों को अलग अलग एक एक शाखा ना, अभी तक देखोगे तो जो ये छत्तीसगढ़ का रतनपुर शाखा है ये किसके अधीन में चल रहा था, किसके अधीन में, त्रिपुरी के कलचुरी के अधीन में था। पहली बार जाजल देव आएंगे, जाजल देव, और जाजल देव क्या करेंगे, त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे, त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार। अब स्वयं का शासन चलेगा, अधीनता खत्म, तो स्वयं का शासन चलेगा, तो स्वयं के सिक्के भी तो बनाने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान भारत के रुपया को एडॉप्ट किया क्या, वो अलग रुपया, उसमें देखोगे जिन्ना विन्ना का फोटो लगा रहता है, यहाँ गांधी जी का। इसी तरीके से सिक्के तो अलग होंगे ना, जब अधीनता अस्वीकार करेगा तो खुद का सिक्का चलाना पड़ेगा, त्रिपुरी की सिक्का को थोड़ी चलाएगा। तो देखो त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार करेगा और पहली बार अपने नाम का सोने का सिक्का चलाएगा, अपने नाम का सोने का सिक्का, और सोने के सिक्के में क्या, उस नाम को अंकित भी कराएगा। ठीक है, श्रीमद जाजल देव, ओके, श्रीमद जाजल देव, और गज शार्दुल चित्रित करवाएगा, अंकित करवाएगा। याद रख लेना, सोने के सिक्के अपने नाम के, मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने त्रिपुरी की अधीनता को अस्वीकार किया और उस सिक्के में गज शार्दुल और श्रीमद जाजल देव का चित्र अंकन करवाया। कोई दिक्कत? तांबे के भी सिक्के चलाए, सोने के तो सिक्के चलाए, तांबे के भी सिक्के चलाए, और तांबे के सिक्के में चंदेल के सिक्के के समान, जैसे चंदेल लोग अपने सिक्के में हनुमान जी की आकृति लगाते थे, उसी तरीके से इन्होंने हनुमान की आकृति लगाई। तो याद कर लेना, इसमें क्वेश्चन ऐसे एक स्टेटमेंट बना देगा, जाजल देव प्रथम ने चंदेलों के सिक्कों के समान गज लक्ष्मी का अंकन करवाया। गलत हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का, हनुमान की आकृति को अंकित कराया, इसको याद रख लेना। ओके, तो विशेष एकदम बारीकी से पढ़ना है आपको। ओके, साथ ही साथ जाजलपुर अपने नाम पर, जाजलपुर शहर बसाएगा, नगर बसाएगा, जो वर्तमान का कौन सा है, जाजलपुर ही, जांजगीर है, जांजगीर, याद कर लो भैया, जांजगीर है, जांजगीर, ये जांजगीर, ओके, जांजगीर शहर बसाएगा। उसी जांजगीर में देखोगे, इसीलिए देखोगे तो यहाँ पर जाजल देव महोत्सव होता है प्रतिवर्ष, इसी जांजगीर में, इन्हीं के याद पर जाजल देव महोत्सव होता है ना प्रतिवर्ष, इसको भी जान लेना। साथ ही साथ बहुत सारे तपस्वी रहते हैं ना, तपस्वी लोग, उनके लिए मठ बनवाए, उद्यान बनवाए, आम्र वन लगवाए, मनोहर सरोवर लगाए, ये सब ना तालाब, सरोवर, आम्र पेड़, मठ वन, ये सब बनवाया तपस्वियों के लिए। याद कर लेना, एक मंदिर को याद कर लेना, जाजलपुर में, जाजलपुर मतलब जांजगीर में नकटा मंदिर, विष्णु मंदिर है, नकटा मंदिर का निर्माण कराया, इसको भी जान लेना। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पाली के शिव मंदिर। ओके, पाली के शिव मंदिर का क्या किया, जीर्णोद्धार कराया। ओके, जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, पाली का शिव मंदिर किसने बनवाया था, विक्रमादित्य ने बनवाया था, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनवाया था। पाली के प्रस्तर शिव मंदिर भी बोला जाता है इसी को, और उसका रिनोवेशन देखोगे, जीर्णोद्धार देखोगे किसने कराया, तो आपका जाजल देव प्रथम। तो फेमस हुआ ना, त्रिपुरी के अधीनता को स्वीकार। देखो, आप किसी के अधीन हो और आप जिसके अधीन हो उसको नाक आंख दिखाओगे, उससे क्या बगावत करोगे, तो वो आपके ऊपर आक्रमण करेगा ना, कर सकता है कि नहीं, डर रहेगा कि नहीं, कर सकता है। लेकिन देखो, ये इतने शक्तिशाली थे कि ये त्रिपुरी के शासक इसके समय में आक्रमण नहीं कर पाए। देख, यहां पर इसकी अधीनता ये लोग, ये जाजल देव अस्वीकार किया होगा, तो इसको बड़ा दुख लगा होगा, मेरे से आंख दिखा रहा है, देख आज मैं ही इसको बसाया था और
हम लोग से आज ये अलग होना चाह रहा है, इनको दुख हुआ होगा, लेकिन ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि ये इतने शक्तिशाली शासक थे। याद रहेगा, सर्व प्रमुख शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है जाजल देव। जाजल देव अपने नाम पर जाजल नगर बसाएगा, जांजगीर शहर है जो, वहीं पर नकटा मंदिर, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराएगा, सोने का सिक्के चलाएगा, तांबे के सिक्के हनुमान की आकृति उसमें अंकित कराएगा, गजसार्दुल की उपाधि धारण करेगा। इन सबको जानना है। रतनपुर शिलालेख इनकी याद रख लेना, इसी से जानकारी मिला है। ओके, 30 वर्ष तक ये शासन करेगा। याद नहीं हो रहा है जी? एकदम इजी तो है जी। 4 ठो लड़ाई लड़ेगा, 4 ठो विजय अभियान के तौर पर देखो, 4 ठो लड़ाई लड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है ना, तो 4 ठो लड़ाई लड़ेगा। ये उड़ीसा है ना, उड़ीसा है ना, 4 ठो लड़ाई। देखो कैसे, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर है, कहां पर, ये रतनपुर, सॉरी, ठीक है। देखो ये रतनपुर है ना। अब रतनपुर और ये क्षेत्र में ये क्या है, बस्तर है ना, बस्तर में यहां पर देखोगे तो छिंदक नागवंश का शासन है, छिंदक नागवंश। ओके, कोई दिक्कत? छिंदक नागवंश उनका शासन है। और छिंदक नागवंश के एक फेमस शासक होते हैं सोमेश्वर देव। ये इनके समय में देखोगे तो आपका यही जाजल देव सोमेश्वर देव को हराएगा, सोमेश्वर देव को हराएगा, कैद कर लेगा पूरे परिवार को। सोमेश्वर देव को हराएगा, कैद कर लेगा। सोमेश्वर देव की माता इनसे विनती करेगी, छोड़ दो भैया करके, ठीक है, तब जाकर के ये छोड़ेगा। तो सोमेश्वर देव को पराजित करेगा। ओके, पूरे परिवार को बंदी बना लेगा। सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, देखो नाम याद रख लेना, माता है गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। उनके विनती करने पर जाजल देव उसको छोड़ देगा। किसको? सोमेश्वर देव को। ठीक, इसके बाद एक युद्ध यहां पर ओडिशा पर आक्रमण करेगा, ओडिशा पर आक्रमण करेगा अपने सेनापति की सहायता से। सेनापति कौन है इसका? जगपाल देव। जगपाल देव की सहायता से ओडिशा के भुजबल को परास्त करेगा, भुजबल को। किसको? भुजबल। कोई दिक्कत? भुजबल को परास्त करेगा, कोई दिक्कत? तो एक तो सोमेश्वर देव को हरा दिया, एक भुजबल को। उसके बाद देखोगे तो ओडिशा में ही एक गंग वंश के शासक हैं, गंग वंश है ना, अनंत वर्मन चोडगंग के पिताजी, गंग वंश को हराएगा, गंग वंश को परास्त करेगा। ओके, याद रहेगा। ठीक, इसी के समय में देखोगे तो मल्हार पर सर्वप्रथम कलचुरी वंश का शासन स्थापित, मल्हार क्षेत्र में ना, मतलब कहां पर? बिलासपुर पर। इसके अलावा बहुत सारे और चिते, बैरागढ़, चंद्रपुर, खिमड़ी आंध्र प्रदेश, लंजिका, भंडार, ये आप बहुत सारे, दंडकपुर, नंदवली, आंध्र प्रदेश वाला ये वाला रीजन को भी ये बहुत सारी जगहों को जीता है। तो फेमस रूप से 3 को याद रख लेना, सोमेश्वर देव, भुजबल और गंगवंश। बाकी इधर के बहुत सारी चीजों को, इसलिए मल्हार स्थायी रूप से यहाँ पर स्थापित हुआ, ये आपको जानना है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एक तो इनको क्या जानना है, जांजगीर को, जाजल देव को जानना है, गजसार्दुल जानना है, सोने और तांबे के सिक्के जानना है, सोने के सिक्के में अपने नाम के त्रिपुरी के अधीनता को अस्वीकार, ये सबको जानना है। 2 ठो मंदिर जान लेना, नकटा मंदिर है ना, जाजल शहर में, आपका जांजगीर शहर में, और दूसरा एक जीर्णोद्धार कराएगा पाली मंदिर का। ओके, पाली मंदिर का। इसके अलावा आपको जानना है जगपाल देव को, इसके अलावा 3 ठो सोमेश्वर देव को हराएगा, भुजबल को हराएगा, गंगवंशियों को हराएगा, इधर नीचे दक्षिण तरफ को भी जीतेगा। ओके, कोई दिक्कत? इतना को आपको जाजल देव के बारे में जानना है।
कोई दिक्कत बताइए। आरपीजे, ओके, आरपीजे कंप्लीट। देखो क्या क्या कंप्लीट कर लिए, के आर पी जे, ओके है ना। अब फिर क्या आएगा, फिर से आर पी जे, कोई दिक्कत बताइए। चलो, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, राजधानी रतनपुर ही रहेगा। अभी एक राजधानी हम लोग क्या देखे थे, तुमाड़, तुमाड़ से कहाँ, रतनपुर। अभी सब लोग कहाँ से शासन कर रहे हैं, रतनपुर से, ओके याद रख लेना, ठीक है। तुमाड़ से रतनपुर, राजधानी रतनपुर, क्या देखे थे, देखो 20 25 20 25 फिर 30 देखे थे, 30 का आधा 15, 20 से 35, 20 से 35 याद रहेगा। 1120 से 1135 किसका शासनकाल, रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। और रत्नदेव द्वितीय में आप देखोगे तो जाजल देव प्रथम के बाद 1120 में उसका पुत्र कौन है, ये रत्नदेव द्वितीय, उसका पुत्र है, ये शासक होंगे। और इनके 4 अभिलेख को याद कर लो, 4 अभिलेख, अकलतरा, सारा गांव, पारा गांव है, अकलतरा, शिवरी नारायण, पारा गांव और सरखो। अकलतरा, शिवरी नारायण, पारा गांव, सरखो, अकलतरा, शिवरी नारायण, पारा गांव, सरखो, याद रहेगा। ये 4 अभिलेख याद कर लेना। और इसने भी, इसके पिता कौन है, जाजल देव प्रथम, जाजल देव प्रथम, सर्दी हो गई क्या, जाजल देव प्रथम। और जाजल देव इसके पिता हैं, तो वो इतने शक्तिशाली हैं, तो ये भी तो शक्तिशाली। तो इसने भी अपने पिता के समान त्रिपुरी की, त्रिपुरी की प्रभु सत्ता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, और सोने और चांदी के सिक्के इन्होंने भी जारी किए, ठीक है। ये भी त्रिपुरी के अधिसत्ता को स्वीकार नहीं करते, ये भी अपना स्वयं का शासन चलाना चाहते हैं। इसके भी आप देखोगे तो 4 अभियान महत्वपूर्ण रूप से, उसमें 3 और अन्य करके 4, और इसमें 3 नहीं पूरा 4 देखेंगे। तो सबसे पहले तो त्रिपुरी नरेश, कौन, गयाकर्ण, गयाकर्ण, देखो त्रिपुरी नरेश गयाकर्ण। अब देखो यहां पर रतनपुर, यहां पर त्रिपुरी, ये जाजल देव इनके अधीनता अस्वीकार किया, तो यहां पर गुस्सा तो आया होगा, तो गुस्सा आया तो उसके बेटे पृथ्वीदेव द्वितीय के समय, सॉरी या ना, जाजल देव के बाद रत्नदेव द्वितीय के समय क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये कौन है, गयाकर्ण, यहां का शासक कौन रहेगा, गयाकर्ण, त्रिपुरी के गयाकर्ण के आक्रमण को विफल करेगा, ओके, हराएगा, रोकेगा। दूसरा चीज, गंगवंशी शासक, इसके पिताजी को, इसका पिताजी हराया था, तो अनंत वर्मन चोड़गंग को शिवरी नारायण के समीप हराएगा। बंगाल के गोंड राजा, बंगाल के ऊपर तरफ देखो, छत्तीसगढ़ के ऊपर तरफ इधर देखोगे तो गोंड राजा, बंगाल के गोंड राजा, उनको भी परास्त करेगा, याद रहेगा, गोंड राजा को परास्त करेगा। और भंज राजा, भंज राजा, भंज राजा का नाम है हरओहू, 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 ठीक है, हरओहू, उसको भी पराजित करके मृत्यु लोक तक पहुंचा लेता है। तो 4 युद्ध याद रख लेना, त्रिपुरी के गयाकर्ण को हराया, उसके बाद भंज शासकों को हराया, उसके बाद देखोगे तो गंगवंशी शासक अनंतवर्मन चोड़गंग को हराया, उसके बाद देखोगे तो बंगाल के गोंड राजाओं को हराया। तो 4, एक गोंड, एक भंज, एक गंग, एक त्रिपुरी, चारों को विफल आपका उनको परास्त करेगा कौन, तो रत्नदेव द्वितीय। कोई दिक्कत, तो याद रख लेना 4 अभिलेख कौन कौन सा, तो शिवरी नारायण का, अकलतरा का, पारा गांव का, याद कर लेना, सरखों और त्रिपुरी के अधिसत्ता ये भी स्वीकार नहीं करते हैं। 4 युद्ध लड़ेंगे, गयाकर्ण से इसी कारण युद्ध हुआ था,
तुम तो स्वीकार कर लो, तुम्हारा पिताजी बगावत किए तो किए, तुम तो कर लो, मैं भी नहीं करूंगा, मैं मेरे पिताजी का पुत्र नहीं हूं क्या, ऐसा बोलता है। ठीक है, अब आ जाएगा P2 पृथ्वीदेव द्वितीय। ओके, याद रख लेना कब, 35 से 65, फिर से देखो 20 25 20 25 30 15 फिर से 30, तो ये तीनों को एक साथ, ये चारों को एक साथ, 30 15 30 35 से 65 ना, याद रख लेना पृथ्वीदेव द्वितीय। इसी का रायपुर संग्रहालय में वल्लभ राज के शिलालेख से ज्ञात होता है, वह रायपुर संग्रहालय में रखा गया है। इसी से पता चलता है कि रत्नदेव द्वितीय के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र, पृथ्वीदेव, अकालदेव और जयसिंह देव। ठीक है, पृथ्वीदेव, अकालदेव और जयसिंह देव, ये पृथ्वीदेव द्वितीय है। तो पृथ्वीदेव द्वितीय क्या बनते हैं, शासक बनेंगे। ये किसके पुत्र हैं, रत्नदेव द्वितीय के। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के समय ही क्या देखोगे, तो ये कलचुरी साम्राज्य सबसे बड़ा विस्तृत हो चुका था। क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, किस शासक के समय में कलचुरी डायनेस्टी सबसे बड़ा था, सबसे विस्तृत हो चुका था, तो पृथ्वीदेव द्वितीय, क्योंकि सब लोग जीत चुके हैं ना, रत्नदेव द्वितीय जीता है, जयजलदेव द्वितीय जीते हैं, सब जगह तो जीत जीत के इसको दे दिया, तो इसका बेटा ही तो इसके समय में सबसे ज्यादा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार दिखेगा ना, तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार देखोगे तो पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में, याद कर लेना। और इसी के समय में सबसे ज्यादा अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, इसी अभिलेख से पता चलता है कि इसका साम्राज्य विस्तार सबसे बड़ा था। 13 अभिलेख, कई जगह 14 भी लिखा रहता है, लेकिन 13 अभिलेख याद करके चलना। ठीक है, राजिम शिलालेख के अनुसार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति हैं कौन, जगपाल, जगपाल ना, उसमें जगतपाल था, इसमें जगपाल। इन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। देखो, राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार ये कराया, लेकिन उसको बनवाया किसने था, विलासतुंग। विलासतुंग जानते हो कौन, नलवंशी शासक, नलवंशी शासक बताया था, SV3 है ना, भव अर्थ स्कंद स्तंभ। ठीक, नंद पृथ्वी वीरू विलास, भव अर्थ स्कंद स्तंभ, नंद पृथ्वी वीरू विलास। तो वीरू विलास, विलास तुंग ने क्या बनवाया, राजिम लोचन मंदिर बनवाया था, और उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो पृथ्वीदेव द्वितीय। ओके, पृथ्वीदेव द्वितीय। ओके, नलवंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था, याद करते चलना है। ठीक है, एक शासक सामंत तो हो गया, दूसरा सामंत देखोगे तो इसका वल्लभ राज, इसी वल्लभ राज का शिलालेख है ना, इसी से पता चलता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय रत्नदेव आपके द्वितीय के पुत्र हैं, इसको भी याद कर लेना है। ओके, कोई दिक्कत, याद रहेगा। इसी के बाद इसका भाई, पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई कौन, अकालदेव। अकालदेव देखोगे तो अकलतरा शहर बसाएगा, अकलतरा शहर बसाएगा। अकलतरा शहर इसी में मिला है क्या, अकलतरा अभिलेख किसका है, इसके पिताजी का। ठीक है, तो याद कर लेना, अकलतरा शहर, अकालदेव। अकालदेव कौन, तो पृथ्वीदेव द्वितीय का भाई, याद करोगे। इन्होंने भी सोने एवं चांदी के सिक्के जारी किए। इसके दो पुत्र याद कर लेना, एक तो जगतदेव बड़ा पुत्र रहता है, याद रख लेना। एक देखोगे तो जाजल देव, ठीक है, याद रहेगा, जाजल देव, जगतदेव, जाजल देव। इन्होंने एक गांव दान किया था, सलोनी गांव, किसको, पुरुषोत्तम को। कोनी अभिलेख में पता चलता है, ये कोनी अभिलेख इसी का अभिलेख है ना, 13 अभिलेख इसके शिलालेख थे इस समय, तो उसी में देखोगे तो कोनी अभिलेख। पुरुषोत्तम को दान किया एक ठो गांव, कौन सा, सलोनी ग्राम, याद रख लेना, सलोनी ग्राम दान करेगा, इसको जान लेना है। ओके, ठीक है, सलोनी ग्राम कौन, पृथ्वीदेव द्वितीय। ओके, तो इसके बारे में क्या जाने कि वल्लभ राज का एक शिलालेख से उससे पता चलता है कि रत्नदेव द्वितीय, इसके पिताजी, उसके 3 पुत्र थे, पृथ्वीदेव, अकालदेव और जयसिंह देव। ठीक है, ठीक, जयसिंह देव। ओके, याद कर लेना, पृथ्वीदेव द्वितीय शासक बनेंगे, पृथ्वीदेव द्वितीय के 13 अभिलेख मिलेंगे, इससे पता चलता है कि इनका साम्राज्य सबसे बड़ा था, ये भी जान लेना है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये तो हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनके समय में वल्लभ राज ने 2 सरोवर बनाए थे, रतनपुर में 2 सरोवर और
एक झील का निर्माण किया था। किसने? ये आपका वल्लभराज। वल्लभराज 2 ठो सरोवर और 1 ठो झील का निर्माण करवाएंगे, याद कर लेना। ओके, ठीक है। इसके बाद अकलतरा इसका भाई बनवाएगा, शहर बसाएगा, और साथ ही साथ चांदी एवं सोने के सिक्के जान लेना। और 1 ठो गांव दान किया था, सलोनी नामक गांव, उसको भी याद कर लेना। तो इतना रहेगा पृथ्वीदेव द्वितीय के समय में। देखिए 35 से 65, इसके बाद 65 से 68, 3 साल याद करते चलो। मैं वर्ष को यहाँ याद करा रहा हूँ। 20, 25, 20, 25, उसके बाद 30, 15, 30, फिर 3, 3 वना के आर पी जे, आर पी जे 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 जे, है ना, जे 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 जे, जाजल देव द्वितीय। आरपीजे दूसरा वाला है ना, जाजल देव द्वितीय। 65 से 68 हुआ, 3 साल, 65 से 68। फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। यहाँ पर देखो, याद करते चलो, इस तरीके से याद करना है। के आरपीजे, आरपीजे ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर 68 में, ठीक है। फिर आएगा जे आर पी, जे आर पी, ठीक, 68 से 78, 10 वर्ष काम करेगा ये। अरे मिट जा, 10 वर्ष, ठीक है। 68 से 78। तो सबसे पहले जाजल देव को देख लेते हैं। जाजल देव द्वितीय। जाजल देव द्वितीय के भी 3 अभिलेख, 3 अभिलेख। अमोदा, मल्हार, शिवरी नारायण। अमोदा, मल्हार, शिवरी नारायण, जाजल देव द्वितीय के। ओके, इसके राज्यकाल में त्रिपुरी के शासक कौन? फिर से त्रिपुरी में भी चल रहा है ना, जयसिंह। ये जयसिंह आक्रमण करेंगे, आक्रमण करेंगे इसके समय में, याद रखे, याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखोगे तो इसका उपाधि याद कर लेना, उपाधि तुम्माणाधिपति। शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार तुम्माणाधिपति कहलाता था ये जाजल देव द्वितीय। तुम्माणाधिपति, अब तुम्माणाधिपति में, तुम्माण में तो शासन ये किया ही नहीं है करके मत लगा, ऐसा इसको नेगेटिव में मत डाल देना, ये तो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन है करके, ठीक है। तुम्माणाधिपति वहां पर कलिंग राज को मत ले लेना। तुम्माणाधिपति उपाधि है, उपाधि, क्योंकि ये तुम्माड़ में भी उसको जीता शासन कर रहा है तो तुम्माणाधिपति कहलाएगा। साथ ही साथ निर्माण कार्य देखोगे तो चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में, चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में, पातालेश्वर महादेव मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर, चंद्रचूड़ मंदिर, ये भी 1 ठो गांव दान करेगा, 1 ठो गांव दान करेगा। कौन सा? तो देखोगे इनके ज्योतिष रहते हैं राघव, इनके पुरोहित रहते हैं नामदेव। इनको बुंदेरा, बुंदेरा नामक गांव दान करेगा। ज्योतिष और पुरोहित, ज्योतिष राघव, पुरोहित नामदेव को बुंदेरा याद कर लेना। सलोनी ग्राम दान करेगा, वो किसका? इससे जस्ट पहले वाले क्या देखे हैं हम लोग, बताइए? पृथ्वीदेव द्वितीय ना, ओके, तो इसको याद कर लेना। जाजल देव द्वितीय में आप देखोगे तो 1 गांव दान, क्या? बुंदेरा नामक राघव और नामदेव को, ये जान लेना है। 2 ठो मंदिर याद रख लेना, चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में और पतालेश्वर महादेव मंदिर आपको जानना है, ठीक है। तो 2 ठो मंदिर याद रख लो, 1 ठो गांव दान कर लो, ठीक है। तुम्माणाधिपति की उपाधि याद कर लो, इतना याद रहेगा। और इसी के समय में त्रिपुरी के शासक ने क्या किया था? आक्रमण किया था, इतना याद रख लेना है जाजल देव द्वितीय के बारे में, ओके। इसके बाद JRP, JRP बताया ना, JRP, और ये JRP में देखोगे तो इसको जाजल देव तृतीय मत कर देना, ये है जगत देव, जगत देव याद रहेगा, जगत देव। फिर R से देखोगे तो R से रत्नदेव तृतीय, और P से देखोगे तो प्रताप मल्ल, ओके, प्रताप मल्ल, कोई दिक्कत? प्रताप मल्ल। तो सबसे पहले जगत देव, जगत देव 10 वर्ष 68 से 78। इसकी रानी को याद रख लेना, सोमल्ला देवी, सोमल्ला देवी, जगत देव की रानी सोमल्ला देवी। अब देखोगे अचानक से जाजल देव आपका, देखो जगत देव के बारे में अगर देखें तो 68 से 78 सोमल्ला देव। अब जाजल देव की क्या होता है? अचानक मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा तो अब व्यवस्था फैलेगा ना भाई,
कोई शासक है और शासक ही डेथ कर गया तो उसके शासन क्षेत्र में तो अव्यवस्था फैलेगी ना, तो अव्यवस्था फैल जाएगी। उसके बाद ये क्या है ना, ये जगत देव क्या करते रहेगा, गंग राजाओं के सामने क्या करेगा, ये उलझा रहता है, युद्ध करते रहता है, आक्रमण करते रहता है। अब वही वापस आकर के क्या करेगा, शासन करेगा और शांति बनाने की कोशिश करेगा। ओके, यही है जगत देव। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, देखो आर यहां पर समझ लो, एक बार समझो। ठीक, ये आर पी जे, ये जाजल देव द्वितीय। ओके, जाजल देव द्वितीय शासन कर रहा है कहां पर, ये कर रहा है रतनपुर में। इसका भाई है कौन, जगत देव, जो गंगवंश से लड़ रहा है, जगत देव। तो ये अचानक डेथ होगा तो यहाँ पर अव्यवस्था फैला, अव्यवस्था फैला ना, और अव्यवस्था फैला तो इसको आना पड़ेगा, भाई को आना पड़ेगा और इसको संभालना पड़ेगा। यही काम किया जगत देव और 10 वर्ष तक शासन किया। ओके, याद रख लेना। इसके बाद देखोगे तो रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय फिर से देखोगे तो 20 वर्ष शासन करेगा, है ना, 78 से 98। और ये क्या है, रत्नदेव तृतीय, जगत देव और सोमल्ला देवी उसके, है ना, ये दोनों का बेटा रहता है, पुत्र रहता है, याद रख लेना। इसके पत्नी को जानना, रल्हा और पद्मा। ठीक है, दो पत्नी रल्हा और पद्मा, सॉरी। ठीक है, रल्हा व पद्मा। ओके, थोड़ा रेस्ट लेता हूं, ठीक है, रेस्ट लेता हूं, आपको याद करने का समय देता हूं। कंटिन्यू बोलने से जगत देव की पत्नी सोमल्ला देवी, जगत देव और सोमल्ला देवी दोनों से एक पुत्र याद रख लेना, कौन सा, रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय की पत्नी रल्हा और पद्मा। ओके, बस यही चीज बताया हूं यहां तक। अब इनका एक ठो शिलालेख मिलेगा, खरौद शिलालेख, और खरौद शिलालेख में ही भीषण अकाल का उल्लेख है, मतलब इस समय बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था। ओके, अकाल पड़ा, अब व्यवस्था फिर से फैल गई। अब उसको संभालेगा कौन, तो इसका मंत्री रहता है, ब्राह्मण मंत्री रहता है, कौन, गंगाधर। गंगाधर ब्राह्मण मंत्री कुशलता पूर्वक इसके शासन काल में फिर से वहाँ की शासन को संभालेगा, पूर्ण रूप से फिर से वहाँ पर शांति बहाल करवाएगा, वहाँ की वैभव था उसका पुनः स्थापना कराता है। तो देखो ये जगत देव फिर ये रत्नदेव तृतीय, है ना, इनके समय में थोड़ा सा ये शासन काल लड़खड़ा गया था, है ना, लड़खड़ा गया था ना, तो इसको जान लेना। ओके, अब समझना है, देखो ठीक, कोई दिक्कत। अब ये क्या करेगा, रत्नदेव तृतीय लखनी देवी मंदिर बनवाएगा और एकवीरा मंदिर बनवाएगा। ओके, एकवीरा मंदिर और लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाएगा, कहाँ, रतनपुर में ना, ये सब मंदिर कहाँ है, रतनपुर में है। रतनपुर में एकवीरा देवी मंदिर, लखनी देवी मंदिर, इनका निर्माण कौन, रत्नदेव तृतीय, याद कर लेना। रत्नदेव तृतीय के समय ही अकाल पड़ा था, उसका मंत्री है ना, गंगाधर, वही ने संभाला था। एकवीरा देवी मंदिर बनाना है, फिर लखनी देवी मंदिर बनाना है, उनके पत्नियों को जानना, रल्हा और पद्मा। ठीक है, ठीक, उनके पिता और माता को जानना। ठीक है, जगत देव और सोमल्ला देवी, इन सबको जानना है। ठीक है, और गंगाधर ने खरौद में आपका देखोगे लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर आप कौन से काल से संबंधित है, आप समझो, इसी को बोलते हैं लाखाचौर मंदिर, ईशान देव से संबंधित। ठीक है, इंद्रबल के 4 पुत्र, उसी में से ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनवाया था खरौद में, इसी को लाखाचौर मंदिर कहते हैं। और इसी का जीर्णोद्धार करवाएगा कौन, रत्नदेव तृतीय का मंत्री गंगाधर, ये जीर्णोद्धार कराएगा। एक ठो जीर्णोद्धार, 2 ठो मंदिर, लखनी देवी और एकवीरा देवी मंदिर। कोई दिक्कत बताइए। प्रतापमल, जे
आर पी, पी से प्रताप मल्ल, 98 से 22, 24 वर्ष लगभग। तो आपको जान लेना है, एक बार फिर से समय काल को रिपीट करा दूं, ये रिवीजन 20 25 30 15 है ना, फिर 30, फिर 3, फिर 10, फिर 20 है ना, फिर 24, यही आया हूं। के आरपीजे ठीक, जे आर पी प्रताप मल्ल। कोई दिक्कत? इस तरीके से याद करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी समय काल को पूछे आप तुरंत निकाल लोगे। ठीक है, तो प्रताप मल्ल 98 से 22 लगभग 24 वर्ष। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग इसी के समय हुआ है, पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग प्रताप मल्ल के समय में प्रताप मल्ल के बिलाईगढ़ ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है ना। इसी से पता चलता है कि ये रत्नदेव तृतीय के पुत्र हैं। ठीक है, इसके बाद इसके ताम्रपत्र देखोगे तो पेंड्राबंद से, कोनारी से, बिलाईगढ़ से, ओके, इनके ताम्रपत्र बालपुर से प्राप्त हुए। इन सबको याद रख लेना, पेंड्राबंद, कोनारी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला है ना, बिलाईगढ़, और ये बालपुर। ओके, इसके तांबे के सिक्के मिले, चक्राकार और षटकोणी, इसी को पूछता है, इंपॉर्टेंट है। चक्राकार व षटकोणी सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें सिंह और कटार की आकृति छपी हुई है। ओके, इसके बाद 300 वर्षों तक, लगभग 250 से 300 है ना, 250 से 300 वर्षों तक कुछ पता नहीं चलता। इसी को हम लोग कहेंगे अंधकार युग, डार्क इरा। ओके, ठीक, ओके, अंधकार युग, कुछ पता नहीं चलेगा इसके बाद, प्रताप मल्ल के बाद। लेकिन प्रताप मल्ल के बाद कुछ पता नहीं चलता, लेकिन कुछ शासकों के नाम कुछ अभिलेख में पता चला, ठीक, जिसको अभी देखेंगे। वही है जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन, ठीक है, यही वाला। तो इसी को देखना है अभी। अब देखो, अंधकार एज में आ गए हम लोग। जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन डीपी दादूराम पुरुषोत्तम, ये शासकों का क्रम है। प्रताप मल्ल के बाद इन्हीं को इसी वे में शासकों के क्रम के रूप में याद रख लेना है। जय सिंह देव, पूरा नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूं बस। धर्म सिंह देव, जगन्नाथ, इसी को लिख देता हूं। जगन्नाथ के 2 पुत्र, एक वीर सिंह और एक केशव देव। इसी समय में देखोगे, ये 14वीं सदी के बात है ना, 14वीं सदी का बात है। तो इसी समय में देखोगे तो ये वीर सिंह रतनपुर शाखा में शासन करेगा, रतनपुर में, और ये केशव देव एक नया शाखा बनाएगा, खल्लारी वाला। खल्लारी को ये रायपुर शाखा के रूप में, ठीक है, रायपुर लहुरी शाखा, खल्लारी में आपका देखोगे तो ये शासन करेगा। ओके, कोई दिक्कत? तो केशव देव। इसी समय में ये कलचुरियों का 2 पार्ट में, या तो बोल सकते हो 2 भाग में या 2 शाखाओं में इसका डिवीजन होता है। ओके, तो ये जगन्नाथ, फिर वीर सिंह देव, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू राम पुरुषोत्तम। जगन्नाथ सिंह देव, धर्म सिंह देव, सॉरी, जय सिंह देव, धर्म सिंह देव, जगन्नाथ, फिर वीर सिंह देव, कमल साय, शंकर साय, मोहन साय, दादू राम पुरुषोत्तम। जय धर्म जगवीर कमल शंकर मोहन डीपी दादू राम और पुरुषोत्तम, याद रख लेना। 14वीं सदी पे कलचुरी 2 भाग में, मुख्य शाखा रतनपुर रायपुर, कलचुरियों की लहुरी शाखा है, लहुरी शाखा है ना, लहुरी शाखा, इसको याद रख लेना, ठीक है। लहुरी शाखा बाबू रेवाराम के अनुसार देखोगे तो जगन्नाथ का शासन था, उसी समय इसके 2 पुत्र वीर सिंह और देव सिंह को मिला, ये आपका कलचुरी का लहुरी शाखा, रायपुर शाखा, और वीर सिंह को मिला ये मुख्य शाखा रतनपुर शाखा। इस तरीके से इसको जानना है। ओके, मैं लिख दिया हूँ, ठीक।
इसके बाद देखोगे तो अब बहारेंद्र साय कंप्लीट करेंगे आज, है ना। कलचुरी के ये रतनपुर शाखा को हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है। थोड़ा पेशेंस के साथ और सुन लो, याद कर लो, क्योंकि मज़ा आ रहा होगा, है ना। कैसे कैसे है, वर्षों को जान रहे हो, रानियों के नाम जान रहे हो, कौन कौन से सिक्के चला है ये जान रहे हो, कौन कौन से अभिलेख मिले ये जान रहे हो, कौन कौन से युद्ध हुआ है ये जान रहे हो, है ना। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जाजल देव और उसका पुत्र चरचर युद्ध करेंगे। इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हो, शहर बसाएंगे, है ना। अकाल देव अकलतरा बसाएगा तो ये सबको जानना है। अब देखो बहारेंद्र साय, यहाँ से कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो देखोगे तो बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय बहुत अंधकार एज के बाद फिर से पता चलेगा कि ये भी एक शासक है। इसके एक शिलालेख प्राप्त होंगे, एक ठो शिलालेख रतनपुर से और 2 शिलालेख कोसगई से। कोसगई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए एक शिलालेख रतनपुर से 95-96 में, 1495-96 में, और 2 शिलालेख 1513 में कोसगई से। कोसगई से याद रख लेना, रतनपुर और कोसगई, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ओके, याद रख लेना। बहारेंद्र साय पता चलता है रत्नदेव तृतीय का पुत्र था, ऐसा पता चलता है, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं। अब ये क्या करेगा, ये कोसगई राजधानी स्थापित करेगा, रतनपुर टू कोसगई, राजधानी को, कैपिटल को ट्रांसफर कर लेगा कहाँ, कोसगई में, छुरी कोसगई, छुरी कोसगई, याद रख लेना, ठीक है। और कोसगई शिलालेख, इसी से पता चलेगा कि बहारेंद्र साय, बहार साय भी बोलते, बहारेंद्र साय के शासनकाल में हाथी पकड़ने के लिए, हाथी पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ। याद कर लेना, हाथी इंपॉर्टेंट था उस समय, तो हाथी पकड़ने के लिए पठानों का आक्रमण हुआ। पठानों के आक्रमण को ये भली भांति अच्छे से विफल किया, ओके। मतलब वो जो पठान थे उनको खदेड़ दिया, कहाँ तक, सोन नदी तक, ठीक है। पहले तो छिपे, ये कहाँ छिपे, रतनपुर में था ये पहले, अब रतनपुर से कोसगई वाला इलाका में छिपे थे, छिप करके फिर से अटैक करके इनको भगाया और ये रतनपुर को ट्रांसफर करके कोसगई ले आया, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था। तो कोसंगा छुरी कोसगई राजधानी कर लिया, क्यों, क्योंकि इस समय आक्रमण ज़्यादा होता था, है ना, पठानों का आक्रमण हुआ था, ओके। तो इसी को याद रख लेना। उसके बाद चैतुरगढ़ के किला में, है ना, चैतुरगढ़ का किला बनवाया, लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी, है ना, और कोसगई में कोषागार बनवाया, कोसगई में कोषागार, याद कर लेना। लाफागढ़ में महिषासुर मर्दिनी कौन और बनवाया है, इसको भी याद रख लेना। कोसगई में कोषागार, कमेंट करके बताओगे, अभी बताया हूँ, अभी चैतुरगढ़ के किला याद कर लेना। कोसगई में कोषागार, कोषागार पैसा को रखने के लिए जी। और महामाया मंदिर किसने बनवाया, इसको भी कमेंट करोगे। और इसके सभागृह को किसने जीर्णोद्धार कराया, तो बहारेंद्र साय ने। इंपॉर्टेंट ये है, कोसगई में कोषागार मंदिर, इसको जान लेना, ठीक है। इसके बाद देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज इसी के समय में, इसी बहारेंद्र साय के समय में जब आक्रमण किए थे, तो उस समय यहाँ विषयी ठाकुर, है ना, ये वीर नारायण सिंह के पूर्वज हैं विषयी ठाकुर, उन्होंने सैन्य सेवा दिया था, सैन्य सेवा दिया था, सहयोग किया था आक्रमण के समय। और इन्हीं सैन्य सेवा के बदले में ये विषयी ठाकुर, आपका देखोगे वीर नारायण सिंह, इनके परिवार को ये सोना खान की जमींदारी दी गई थी, इसी समय का है, ठीक है। बाद में लूटेंगे अंग्रेज लोग, इसीलिए लड़ाई होगा वीर नारायण सिंह का, याद रहेगा। तो ये आपको जानना है। तो किसने दी थी, बहारेंद्र साय ने दी थी सोना खान जमींदारी, किन लोग को, वीर नारायण सिंह के पूर्वजों को विषयी ठाकुर बोलते हैं, ठीक है, तो याद रख लेना। इसके बाद कल्याण साय, कल्याण साय का बेहद इंपॉर्टेंट है कि पता चलता है कि ये अकबर के समकालीन थे, कहीं कहीं पर पता चलता है कि ये जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वविवेक से आंसर लेना है। अकबर के समकालीन थे, तो अनेक विद्वान कहते हैं कि अकबर के काल में, उनके राज दरबार में ये 8 वर्ष तक रहे हैं दरबार में, ओके। जहांगीर,
ठीक है। तुजुके जहांगीर, तुजुके जहांगीर एक बुक है, उसमें पता चलता है उसमें कि कल्याण साय जहांगीर के दरबार में 8 साल रहे हैं। अब जहांगीर के रहे कि अकबर के, मेन लेना है आपको अकबर का। अकबर का पूछा है क्वेश्चन में, इस कारण पूछ रहा हूँ। तो देखो आप कल्याण साय की वीर गाथा और गोपल्ला गीत के अनुसार ये जहांगीर के काल में रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और तुजुके जहांगीर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि तारीख 25 सुरदाह को मेरा भाग्यशाली पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया। उसने रतनपुर के जमींदार कल्याण साय की यहाँ पेश किया, जिसके विरुद्ध मेरे पुत्र ने सेना भेजी थी, किंतु नजराने के तौर पर कल्याण साय ने 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट दे दिया था। तो ये परवेज जहांगीर को बोल रहा है, ठीक है। मेरा पुत्र परवेज मतलब जहांगीर को, जहांगीर ऐसा ऐसा किया तो कल्याण साय ने 80 हाथी दे दिया, 1 लाख रुपये दे दिया। इस तरीके से ये तुजुके जहांगीरी में उल्लेख है। तो इस कारण बोला जाता है कि जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष रहे हैं। कई विद्वान कहते हैं कि ये अकबर के राज दरबार में 8 वर्ष रहे। अब दोनों में से आंसर एक ही रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा लेना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल्याण साय ने इसी राज दरबार में रहकर राजस्व पुस्तिका तैयार किया था, ठीक है। राजस्व के बारे में जानकारी हासिल की थी, ये इन्होंने बहुत सारे चीज सीखा था, ठीक है। राजस्व पुस्तिका तैयार किया था कल्याण साय ने, ठीक। इसको याद रख लेना, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सैन्य बल, इन सब की जानकारी है ना, याद रख लेना। इसी राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर कौन, बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज देखोगे बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म 1868 में रायपुर और रतनपुर को 2 शाखाओं में डिवाइड करेगा और 18 गढ़ों में डिवाइड करेगा। ये रतनपुर में 18 गढ़ और रायपुर में 18 गढ़, ताकि इससे राजस्व ज़्यादा प्राप्त हो सके, रेवेन्यू टैक्स ज़्यादा प्राप्त हो सके। इसलिए ये क्या राजस्व पुस्तिका में कितने आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि प्रशासन को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी थी, है ना। उसी में राजस्व प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके बारे में भी जानकारी थी। तो आप छोटे से छोटे चीज़ों में डिवाइड कर दो। तो इसी कारण 18 गढ़ों में किसने डिवाइड किया था, मिस्टर चिस्म ने। ये आपको जानना है कब, 1868 1868 में, ये याद रहेगा, ठीक। इसके बाद भी कल्याण साय के बाद लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, ये सब का उल्लेख मिलता है, इन लोगों ने शासन किया था। तो एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या, लक्ष्मण साय, ये क्या बनाया, राजस्व पुस्तिका, ये देश बही बनाएगा, देश बही, बही खाता, देश बही खाता लिखेगा, आवक जावक देश बही सबको जानेगा, याद रहेगा, ठीक है। ये हो गया लक्ष्मण साय। उसके बाद अदली साय, त्रिभुवन साय, ये लोग शासन किए। फिर आता है तखत सिंह का नाम, ठीक है। तखत सिंह का नाम, इधर का वर्ष नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। कहाँ से जानना है मैं बताऊंगा। तखत सिंह के 3 भाई, सरदार सिंह, बख्त सिंह और रघुनाथ सिंह। सरदार सिंह, बख्त सिंह और रघुनाथ सिंह, ये याद रखना। तखत सिंह के कितने भाई, 3 भाई, 3 भाई, सरदार सिंह, बख्त सिंह, रघुनाथ सिंह, ठीक है। सबसे पहले 1689 में तखत सिंह राजा बनेगा। कौन, तखत सिंह। तखत सिंह तो बन गया, ये अपने नाम पर तखतपुर शहर बसाएगा, तखतपुर शहर बसाएगा, याद रहेगा। तखतपुर की स्थापना करेगा, ये आपको जानना है, तखत सिंह। इसके बाद देखो, तखत सिंह के बाद देखो सरदार सिंह, बख्त सिंह और रघुनाथ सिंह। इसी समय देख लो अब कहाँ पर आ गए हम लोग, BKL खत्म, बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय खत्म। अब हम लोग तखत सिंह TRS में आ गए। तखत सिंह, फिर रघुनाथ सिंह, है ना, सरदार सिंह, ये सब में आ गए, ठीक है। राज सिंह है ना, ये राज सिंह है, रघुनाथ सिंह तो बाद में आएगा, राज सिंह, ठीक है। तो ये TRS में आ गए। तो तखत सिंह, सरदार सिंह, ये सरदार सिंह देखो, सरदार सिंह से पहले कौन बनेगा, राज सिंह बनेगा। कैसे बनेगा देखो,
ये राजसिंह, PRS, ओके। राजसिंह राजपुर शहर बसाएगा, राजपुर। देखो ये लोग अपने नाम पर, तखत सिंह तखतपुर शहर, ये राजसिंह राजपुर शहर बसाएगा और वहीं रहने लगा। राजसिंह देखोगे तो ये किसके समकालीन था? राजसिंह औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समकालीन। और इसी राजसिंह के दरबार में एक कवि थे, फेमस कवि, ठीक है, गोपाल मिश्र, गोपाल चंद्र मिश्र बोलते हैं। ये गोपाल मिश्र का प्रसिद्ध रचना है खूब तमाशा, ओके, याद रख लेना। राजसिंह ने रतनपुर में बादल महल, बादल महल का निर्माण किसने करवाया? राजसिंह ने करवाया। और राजसिंह का पुत्र था विश्वनाथ सिंह, राजसिंह का पुत्र विश्वनाथ सिंह, राजसिंह का पुत्र विश्वनाथ सिंह, इसको जान लेना। विश्वनाथ सिंह की मृत्यु होने पर राजसिंह क्या करेगा? पुत्र के शोक में रहेगा, पुत्र के शोक में रहेगा। और रतनपुर में देखो, राजपुर छोड़कर चला जाएगा, फिर से रतनपुर चला जाएगा, ठीक है, राजपुर छोड़कर रतनपुर चला जाएगा। फिर देखो पुत्र डेथ हो गया, पुत्र डेथ हो गया, राजसिंह ने अपना उत्तराधिकारी रायपुर शाखा के मोहन सिंह को घोषित कर दिया था, ये मोहन सिंह को। लेकिन मोहन सिंह उस समय कहाँ था? बाहर था, है ना। तो इस कारण अपने चाचा सरदार सिंह को शासन दिया। शासन करेगा अब सरदार सिंह, याद रख लेना, सरदार सिंह, सरदार सिंह शासन करेगा। लेकिन सरदार सिंह के कोई पुत्र नहीं रहता, निसंतान रहता है। इस कारण सरदार सिंह का भाई रहेगा कौन? सरदार सिंह का भाई रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह सरदार सिंह का भाई, बताया था ना 3 पुत्र, उसी में सरदार सिंह का भाई रघुनाथ सिंह शासक बनेगा। अब रघुनाथ सिंह के समय में ही भास्कर पंत, एक मिनट ना, चलो ठीक। सरदार सिंह निसंतान, उसके कोई पुत्र नहीं, तो अपने भाई को शासक बनाएगा, कि इसको? रघुनाथ सिंह को। रघुनाथ सिंह 1741 में शासक बनेगा, ठीक है, शासक, सॉरी 32 में, 32 से 45 करता है, लेकिन 1741 में इसके समय में आक्रमण होगा। किनका? भोसलों का, भोसलों का, मराठों का, भोसलों का, रघुजी प्रथम और उनके सेनापति भास्कर पंत ओडिशा अभियान के लिए जाते रहते हैं। अब देखो यहां पर समझना है, अब थोड़ा सा आप समझो। यहां पर है महाराष्ट्र और ये है उड़ीसा और ये अपना छत्तीसगढ़, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कौन लोग? भोसले लोग, भोसले लोग जाएंगे कहाँ? उड़ीसा जाना है, तो उड़ीसा जाना है तो बीच में छत्तीसगढ़ पड़ेगा ही, तो छत्तीसगढ़ के शासक को भी हराएंगे। रास्ते में आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा कि नहीं? रास्ते में आया तो हटाना पड़ेगा। इस कारण महाराष्ट्र से उड़ीसा जाते समय वहां पर क्या हराएंगे? किसको? तो रघुनाथ को, तो सॉरी रघुनाथ को, ठीक। तो रघुजी प्रथम का सेनापति कौन? भास्कर। अब राजा थोड़ी लड़ता है जी, उसका सेनापति लड़ता है। भास्कर पंत उड़ीसा अभियान के दौरान इस पर आक्रमण कर देगा, आक्रमण करेगा। अब रघुनाथ सिंह देखोगे तो ये तो रघुनाथ सिंह का भी पुत्र डेथ हो गया, है ना, इसका भी पुत्र डेथ हो जा रहता है, ये भी दुर्बल रहता है, इसी कारण ये अपने दुख में रहता है और आत्मसमर्पण कर देता है, लड़ाई ही नहीं लड़ता, लड़ाई नहीं लड़ता ये। और याद रखना, ये राज्य के निवासियों से 1 लाख रुपए जुर्माना लेता है, राजकोष का जितना भी धन रहता है वो सबको जब्त कर लेता है। और वहां पर देखो इनका मेन उद्देश्य कहाँ पहुंचना है? उड़ीसा जाना है। तो यहाँ पर कोई ये ज़्यादा धन, ये तो रास्ते में आ गया तो निपटा दो। तो यहाँ पर धन जीतेगा, धन पैसा कमाएगा, ठीक है, 1 लाख रुपया लेगा और एक जन अपना प्रतिनिधि छोड़ देगा। प्रतिनिधि कौन? कुलीनगीर, कुलीनगीर, इसी को कल्याणगिरी गोसाई बोलते हैं। देखभाल के लिए मराठों की तरफ से एक जन प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई कुलीनगर को नियुक्त करके वहां पर छोड़ देगा। अब तेरे देखरेख में वहां पर शासन होगा, मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये किसके अधीन हो गया? मराठों के अधीन, भोसलों के अधीन। तो भोसलों के अधीन अब वो प्रतिनिधि छोड़ा है, उसी के अधीन कार्य करना पड़ेगा इनको, ठीक है। शासन कौन कर रहा है? रघुनाथ ही कर रहा है, लेकिन कुलीनगर के
अकॉर्डिंग करेगा। ओके, तो याद कर लेना इतना है। अप्रत्यक्ष रूप से पहली बार छत्तीसगढ़ किसके अधीन हो गया? किसके अधीन हो गया? भोसलों के अधीन हो गया। इसको जान लेना है, कोई दिक्कत? भोसलों के अधीन कल्याणगिरी गोसाई के निर्देशन में काम होगा। लेकिन क्या होता है, समय बीतता जाता है तो राजा और कल्याणगिरी के बीच में क्या हो जाएगा? वाद विवाद हो जाएगा। एक तरफ है ये मराठों की तरफ से, भोसलों की तरफ से कल्याण, इधर है रघुनाथ। दोनों के बीच में देखोगे तो क्या होगा? मतभेद हो जाएगा। मतभेद होगा तो क्या करेगा? ये कल्याणगिरी शिकायत करेगा ऊपर कि मेरी बात नहीं मान रहा है ना? तो ये क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, है ना? इसके स्थान में इसको हटा करके कोई दूसरा ले आएगा। तो देखो इसी के बाद देखोगे तो रघुनाथ सिंह के पश्चात मराठों ने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को, मोहन सिंह और मराठों में अच्छा बनता था, इनका बढ़िया था, रिश्ता अच्छा था। मराठा और ये मोहन सिंह, इनके बीच में बढ़िया रिश्ता था, संबंध अच्छा। तो ये मोहन सिंह को ला दिया किसके जगह में? किसके जगह में? रघुनाथ सिंह के जगह में। और मोहन सिंह को लाया तो अप्रत्यक्ष शासन में, भोसलों के अप्रत्यक्ष शासन में रघुनाथ को याद रख लेना और मोहन सिंह को याद रख लेना। ये करेगा 45 से 57 तक, याद रख लो 45 से 57 तक। फिर 57 में देखोगे, 57 में बिम्बाजी भोसले, बिम्बाजी को कहाँ में? ये छत्तीसगढ़ मिल जाता है, ठीक है। उसके भी कई शाखा रहते हैं तो उसको भी नागपुर की जगह में छत्तीसगढ़ मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में बिम्बाजी आएगा और स्थायी रूप से शासन करना शुरू कर देता है 1757 से। ओके, 1757 ना 19 बोला हूँ तो गलत बोला हूँ, सॉरी, वो फ्लो में बोल डाला हूँ। 1757 में क्या करेगा? रघु जी प्रथम के पुत्र बिम्बाजी, इसके भी 4 पुत्र रहते हैं, है ना, जिसमें से एक पुत्र को मिलता है नागपुर और ये मिल जाएगा किस? बिम्बाजी। बिम्बाजी यहाँ आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ही यहाँ आकर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू और कलचुरियों का अंत खत्म हुआ। यही है कहानी, ठीक है। इससे पहले एक चीज और जान लो, ठीक है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं बता देता हूँ, ठीक, उसके बारे में। ये देखो हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट में देखोगे तो ADI समग्र बैच, छत्तीसगढ़ विशिष्ट, फिर शिक्षक भर्ती या राज्य सेवा परीक्षा या आबकारी आरक्षक आने वाला है, जस्ट आबकारी आरक्षक, उस सब का बैच चल रहा है ना। आबकारी आरक्षक जस्ट लॉन्च होने वाला है, शिक्षक भर्ती जस्ट लॉन्च होने वाला है, बाकी सभी चल रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है ना, ADO चल ही रहा है, ADI का जस्ट लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। तो किसी भी चीज़ में आप ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हो, किसी कोर्सेज को परचेज करना चाहते हो, ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हो, तो आप क्या करो, इस नंबर पर कॉल करो, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, ये है नंबर, है ना, और ये नंबर पर कॉल करके आप पहुंच सकते हो इस यहाँ तक। इसके अलावा ये एप्लीकेशन है CGPSC नॉलेज का, इसको आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हो किसी भी कोर्सेस या किसी भी बैच तक, और उसको खरीद सकते हो। ओके, तो किसी भी बैच में खरीदना है या ज्वाइन करना है तुरंत रजिस्टर कर लें, ओके, कॉल कर लें या हेड ऑफिस यहाँ पर आ भी सकते हो। यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना, सबको लाइक करना है। और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि नए अपडेट कुछ नोटिफिकेशन है यहाँ पर आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारा क्या अनाउंसमेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो ये मोहन सिंह देख लिए। तो आज का क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कलचुरी को। कलचुरी को क्या क्या देखें? के आर पी जे आर पी, ठीक। इसके बाद अंधकार डार्क एज, डार्क ईरा। इसके बाद देखोगे तो BKLTRS, फिर RM, ये रहेगा क्रम। यहाँ पर के 8 शासकों को जान लेना, ठीक है। जय धर्म जग वीर, है ना। इसके बाद कमल शंकर मोहन DP, इतना याद कर लेना। कितना हो गया?
नौ शासक हो गए, याद कर लेना। ये कलिंग राज देख लिए, कमल राज देख लिए, ये सबको देखे हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों को याद कर लेना। भोंसलों के अधीन, भोंसलों के अधीन, ठीक है, भोंसलों के अधीन। तो अप्रत्यक्ष शासन शुरू हो गया था भोंसलों का, ये रघुनाथ के समय में। ओके, तो देखो अब पूछता है कलचुरियों का अंतिम शासक, है ना। तो कलचुरियों की अंतिम शासक देखोगे तो ये मोहन सिंह है एक्चुअल में, है ना, मोहन सिंह, ये आपको जानना। लेकिन पूछेगा कलचुरियों के अंतिम शासक में ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोंसले वाले में मोहन सिंह आएगा, लेकिन सीधा सीधा अंतिम शासक पूछेगा तो रघुनाथ ले लेना, क्योंकि वहाँ पर रघुनाथ के बाद तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से, भोंसलों के अधीन प्रथम शासक रघुनाथ, भोंसलों के अधीन या अप्रत्यक्ष भोंसला शासन का किस शासक के समय शुरू हुआ, रघुनाथ। इस तरीके से आपको जानना है। कुलीनगिर को विशेष याद रख लेना, इस समय कुलीनगिर बहुत फेमस भूमिका में, कुलीनगिर। ओके ओके, याद रहेगा, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, याद हुआ। तो ये हमारा कलचुरी डायनेस्टी था रतनपुर का। रतनपुर के कलचुरी डायनेस्टी में ही मैं रतनपुर को बताया, ये सब शासकों को बताया, कैसे ये डिवाइड हुआ दो शाखाओं में, जगन्नाथ, वीर सिंह, केशव, ये सब को मैं बताया हूँ। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको क्या, तो रायपुर के कलचुरी शासक, रायपुर शाखा बचा है ना, रायपुर, ये रतनपुर हो गया, रतनपुर और रायपुर पढ़ना है, फिर रायपुर और रतनपुर में फिर कलचुरियों का प्रशासन पढ़ना है, ठीक है, कलचुरी प्रशासन, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा कंप्लीट कलचुरी डायनेस्टी। ओके, तो हम लोग कलचुरी डायनेस्टी को 4 क्लास में कंप्लीट किए। सबसे पहले तो उत्पत्ति देख लिए, उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति, ठीक। उसके बाद आज ये रतनपुर के फेमस शासकों को देख लिए, अगला में रायपुर देखना है, फिर अगला में देखोगे तो प्रशासन देखना है। ये 4 क्लास में देखोगे तो कलचुरियों को हम लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इतना मान के चलो। ओके, तो इतना को आपको याद करना है, कोई दिक्कत। चलिए, और जो जो जहाँ जहाँ कमेंट करने के लिए बोला हूँ वो कमेंट करके बताओगे, कमेंट नहीं करते हो यार आप लोग। देखो कलचुरी को इतना अच्छा बताया हूँ, आप एक एक को बार बार याद करते जाओ, एक शासक पढ़े फिर उसको थोड़ा रिमाइंड करके सोचो कि इसमें क्या क्या याद हुआ, है ना। जैसे कि जाजल देव, जाजल देव को मैं बोल, कलिंग राज को देखो, कलिंग राज में शासन काल कितना से कितना, ठीक, राजधानी, संस्थापक, मंदिर जान लेना महिषासुर मंदिर, लेकिन चित्तौड़गढ़, ताम्रपत्र जान, अमोदा ताम्रपत्र, है ना, ठीक, इस तरीके से इतना जानो। फिर कमल राज, 2 ठो चीज जानना है, गंगेदेव को सैन्य सहायता, गंगेदेव को सैन्य सहायता ना, इसको जान लेना, ठीक। इसके बाद रत्नदेव, पृथ्वी, जाजल देव, पृथ्वीदेव, सबको इसी तरीके से एक एक चीज को रिमाइंड करो, रिमाइंड हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो सीक्वेंस तो बता ही दिया, इसी में कितने कितने समय तक शासन के, ये भी सीक्वेंस जान लो। यहाँ से देखो, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव, रानियों को पूछता है, नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला, नोनल्ला देवी, राजल्ला देवी, लाछल्ला देवी, तीनों को पूछता है ना, नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला, आरपीजे, है ना। देखो यही तो है जी, इसी को तो याद करना है ना, लाछल्ला, नोनल्ला और राजल्ला, सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। देखो नोनल्ला, रत्नदेव प्रथम, राजल्ला, इसमें है लाछल्ला, ठीक है, कहीं पर लिखा होगा लाछल्ला। ठीक, अब देख लेना, सब चीज लिखा थोड़ी रहेगा, तो याद कर लेना इस तरीके से। फिर जाजल देव, फिर
पृथ्वीदेव रत्नदेव देखोगे, जाजल देव, ये जाजल देव है ना, ये रत्नदेव और ये जाजल देव, इसमें चर्चा युद्ध याद कर लो, बहुत फेमस चर्चा। त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार, सबसे बड़ा अपचरण जाजल देव रत्नदेव जीत चुके हैं, तो ये पृथ्वीदेव उसका बेटा आएगा, ये सबसे बड़ा होगा सर्वाधिक, और सर्वाधिक मतलब 13 अभिलेख याद कर लो, हो गया। इस तरीके से ट्रिक बनाओ ना जी, कैसे में पकड़ाएगा, कौन सा शासक में क्या हुआ, कैसे पकड़ाएगा, एक कुछ ट्रिक बनाओ, कहां पर को याद कर सकते हो। भाई मैं 500 करोड़ किया, मेरा बेटा 1000 करोड़ किया, तो उसके बेटे के पास 1500 करोड़ होगा ना, तो सर्वाधिक उसका रहेगा ना। इस तरीके से जाजल देव जीता बहुत सारा जीत, फिर उसका बेटा जीत गया बहुत सारा, तो उसके बेटे के पास और सब तो मिला जुला सब रहेगा ना, क्योंकि बेटे के पास ही तो आएगा पिताजी का सब चीज। यही तो है, बस समझना है, ठीक है। देवियों को जानो, रानियों को जानो, इस तरीके से आपको समझना है, ओके। तो यही है आज का, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है समझ आया होगा, ठीक है। ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको मज़ेदार लगा होगा, समझते चले होगे कैसे ट्रिक फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या मंदिर जानना है, क्या युद्ध हुआ, क्या सामंत है, ये सब अभिलेख हैं, इन सबको कैसे पढ़ना है याद भी हुआ होगा। एक दो बार अगर आप नोट्स बना करके पढ़ते हो तो बिल्कुल याद हो जाएगा, इतना बिलीव कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे हम लोग रायपुर की कलचुरी, ओके, थैंक यू।